है बना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। कल की क्लास में हमने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में बात की, अनुच्छेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है किसमें, आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पद का उल्लेख है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ध्यान रखना, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए या सहायता करने के लिए देश में एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में कौन होगी, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल है 74 में। उसके बाद में हमने बात की थी आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है ना। उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करेगा। और मैं आपसे पूछ लूं कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपसे पूछ ले कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। उसके बाद में बात करें तो मंत्री परिषद का मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहेगा, है ना भाई। मंत्री को कभी भी पद से हटा सकते हैं, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की थी कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के, 3। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो एक शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में ओनली फॉर कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री। वेरी गुड। उसके बाद में हमने बात की थी योग्यता के बारे में। योग्यता में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की साथ में ही हमने योग्यता के बारे में बात की। भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो क्या करेगा, उसे 6 माह के अंदर अंदर है भाई दोनों सदन में से एक सदन का क्या लेना पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल में ध्यान रखना प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत है प्राप्त तक। ठीक है ना भाई, लोकसभा में बहुमत नहीं है तो कार्यकाल पहले ही समाप्त हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में बात करें शपथ के बारे में, लेकिन एक मंत्री परिषद में एक नोट लगा के लिखना है कि 91 है ना, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2003। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। बच्चों ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये संविधान संशोधन है। ठीक है ना, इसको समझ लेना। 91वां संविधान संशोधन कब किया गया है, 2003 में। ये सीधा प्रश्न आएगा। ठीक है ना। नॉर्मल से एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जामों तक ये प्रश्न पूछा जाता है। ये संविधान संशोधन क्यों किया गया, समझना। संविधान संशोधन ध्यान रखना ये क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि एक बार बिहार की बात है। बिहार में राज्य सरकार गठबंधन की सरकार थी, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। तो बिहार में ध्यान रखना इस मंत्री पद का क्या किया गया, दुरुपयोग किया गया। सरकार बनाने के लिए जितने भी सहयोगी दल थे उनको लालच दिया गया कि हम आपको क्या बना देंगे, मंत्री बना देंगे। तो ध्यान रखना अलग अलग विभाग बना दिए गए। रोड पे मंत्री की गाड़ी घूम रही है, कुत्ता मंत्री बना दिया गया, भैंस मंत्री, चारा मंत्री, सुअर मंत्री, रियल बात बता रहा हूं, सफाई मंत्री। अब ध्यान रखना मंत्री पद होता है ना एक, उसकी एक गरिमा होती है भाई। गाड़ी चलती है सड़कों पे, है ना, उसके ऊपर बत्ती लगी हुई है, सुरक्षा है चारों तरफ, आगे लागे पीछे पुलिस है। अब गाड़ी के आगे नाम लिखा हुआ है सफाई कर्मचारी मंत्री, है ना, भैंस मंत्री, है ना, हाँ रियल बात बता रहा हूँ, सुअर मंत्री, सुअर पालन मंत्री।
अब ये मंत्री के पद का दुरुपयोग हो रहा था। लगभग सदस्यों को क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, बीजेपी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई ऐसे तो मंत्री की कोई इज्जत नहीं करेगा कि ये तो कौन है, कुत्ता मंत्री है ना ये कौन है, बकरी मंत्री है। रियल में ये पद स्थापित कर दिए गए बिहार में। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यह प्रावधान किया कि 91वां संविधान संशोधन करेंगे, 2003 में किया गया और ये 2004 में लागू हो गया कि भाई कुल सदस्य, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, है ना, संबंधित सदन में कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री परिषद में सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। ये 91वां संविधान संशोधन। हमारे राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान की विधानसभा के बारे में बात करें, राजस्थान में विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 200। अब इस संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि जो ये कुल सदस्य है, कुल सदस्य 200 है, इसके 15% से अधिक है मंत्री परिषद में सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसमें ध्यान रखना मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो 200 के 15 कितने होते हैं, 30। अब राजस्थान की विधानसभा में या राजस्थान सरकार में मंत्री परिषद में कितने सदस्य शामिल होंगे, 30। इससे अधिक नहीं किए जा सकते। अब बात करें लोकसभा के, लोकसभा में कुल कितने सदस्य है, 543। अब मुझे बताओ, मैथ मेरी थोड़ी कमजोर है, 15% कितने होते हैं 543 के, 543 के 15% कितने होते हैं भाई? मैं तो स्ट्रॉन्ग है ना आपकी। पर्सन आ गया, मान लो 543 का 15%, हाँ 543 का 15% कितने होते हैं? कितने जा रहे हैं? 85.4, 81 है ना भाई। मेरी बात सुनो, 81 पॉइंट है कुछ, है ना, समथिंग जा रहा है ना। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर व्यक्ति है तो यहां पर व्यक्तियों को पॉइंटों में नहीं करेंगे। तो हमारे लोकसभा में ध्यान रखना, केंद्र सरकार में 82 सदस्यों से ज्यादा मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। 82 कितने, 82, ध्यान रखना। 82 सदस्यों से ज्यादा आप मंत्री परिषद में शामिल नहीं करोगे। इसमें ध्यान रखना 3 प्रकार के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है और उप राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री है और कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी मंत्री परिषद में, 82, है ना। ये प्रावधान कब किया गया है, 2003 में 91वां संविधान संशोधन। तो नोट में लिखना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा व लोकसभा के कुल सदस्यों, विधानसभा व लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब 15% में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब लोकसभा में और विधानसभा में ध्यान रखना, सरकार ध्यान रखना, राज्य में सरकार तो विधानसभा से बनती है और केंद्र में सरकार किससे बनती है, लोकसभा में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सीधे, है ना, कि भाई विधानसभा में
विधानसभा में कुल सदस्य के कितने प्रतिशत है सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं? लोकसभा में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, हेडिंग डालना शपथ। शपथ, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, नोट में एक पॉइंट लिखना, और प्रधानमंत्री, पीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आदेश देकर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर के मंत्रियों का विभाग बदल सकता है। विभाग बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य को भाई कहते हैं कि पद से हटाना है, तो कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, ध्यान रखना, ठीक है ना। और लोकसभा भंग किसके कहने से राष्ट्रपति करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब उसके बाद में हेडिंग डालना, भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। अब यहां से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, प्रमुख है पीएम, भारत के प्रमुख है प्रधानमंत्री। अब यहां से प्रश्न आएंगे, भाई अनुच्छेद याद है तो अच्छी बात है, कार्य याद कर लेना। वैसे देखा जाए तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछ ले कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। भारत के पहले विदेश मंत्री है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एशियाई खेलों के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, आपके टेस्ट में भी शायद आया होगा, आया ना, पंचशील समझौता। अब ऐसे लग रहा नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो और धीरे धीरे प्रश्न भी आपके क्लासेस जैसे जैसे क्लास चल रही है तो आपके टेस्ट में से प्रश्न यहां से आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। तो प्रश्न क्या पूछा गया था पिछले एग्जामों में कि भाई पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। कब हुआ था, कौन बताएगा? 1954। देखो मेरी बात सुनो, जब देश आजाद हो गया था, मैं कुछ पीछे बेसिक इतिहास के बारे में बात करूं तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। देश आजाद होने के बाद में हमारे देश के सामने दो प्रमुख समस्या थी। क्या समस्या थी? एक तो भारत का विभाजन किया गया धर्म के आधार पे, देशी रियासतों का एकीकरण सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी, और दूसरी हमारे देश के अंदर धार्मिक संप्रदाय के दंगे हो रहे थे। तो ये
महत्वपूर्ण दो समस्या थी। और तीसरी बात थी कि भारत, ध्यान रखना, भारत एक नव स्वतंत्र देश था, तो हमारे साथ में विदेशी नीति हमारी देश की कैसी होनी चाहिए, विदेशी देशों यानी अन्य देशों के साथ में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। मेरी बात सुनो, ऐसा कोई देश नहीं है, चाहे विकासशील देश के बारे में बात कर लो, कि वो बोल दे कि मैं मेरे देश से चला लूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, देशों के साथ में संबंध रखेंगे, विदेश नीति ध्यान रखना, आयात निर्यात करेंगे, तभी देश का विकास होगा। अमेरिका विकासशील देश है या नहीं है, विकसित देश है या नहीं है? यदि सभी देश एक साथ में एकजुट होकर के बोल दे कि हम अमेरिका के साथ में आयात निर्यात नहीं करेंगे, तो कल अमेरिका भूख मरेगा, है ना, एक ध्यान रखना अविकसित देश बन जाएगा। तो हमारे सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। और आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो देश आज़ाद के समय ध्यान रखना, अंग्रेजों ने हमारे देश में एक अंतरिम सरकार बनाई थी। ध्यान रखना, क्या बनाई थी? अंतरिम सरकार। भाई अंतरिम सरकार क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारी लोकसभा के प्रथम लोकसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में। अब ध्यान रखना, 1947 से लेकर के 1952 तक देश में जो शासन और प्रशासन संभाला उसे कहते हैं अंतरिम सरकार। अंग्रेजों ने कहा कि हम तो चले जाएंगे, तो अब आपके देश में भाई सरकार तो चलानी पड़ेगी, प्रशासन तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो वापिस क्या हो जाएगा? राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, हाथ खड़ी करना एक बार, क्योंकि फर्स्ट क्लास या हम संविधान के बेसिक बातें कर रहे थे, उस समय मैंने अंतरिम सरकार के बारे में बताया था ना। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? हाथ खड़े करना एक बार। हाँ, 14 और 7 और, हिम्मत करो यार, 7 और, ध्यान रखना, 12 और 6 + 1 7 हो तो है। आप प्रारूप समिति की बात कर रहे हो, उसमें 7 सदस्य थे। 14 और अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। वेरी गुड, है ना। अब उसमें से 7 सदस्य किसके थे? मुस्लिम लीग के। और अंतरिम सरकार में फिर प्रधानमंत्री की एक होड़ लग गई थी। नेहरू जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। लेकिन रियल देखा जाए ना, उस समय प्रधानमंत्री के लिए योग्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर गांधी जी के पास में मामला गया, और ध्यान रखना, फिर कहा है कि भाई ऐसे करते हैं कि जो अंतरिम सरकार के कुल 14 सदस्य, कितने हैं? 14 सदस्य है, इनमें से क्या करा लेते हैं? मतदान करा लेते हैं, वोट करा लेते हैं। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक तरफ नेहरू जी। ध्यान रखना, दुर्भाग्य की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले और नेहरू जी को 1 वोट मिला था, वो खुद का। फिर भी नेहरू जी ने जिद किया कि मैं बनूंगा देश का प्रधानमंत्री। मामला गांधी जी के पास में जाता है। गांधी जी ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नेहरू जी। गांधी जी, ध्यान रखना, उस समय गांधी जी का इतना वर्चस्व था कि गांधी जी जिसके ऊपर इस सिर पे हाथ रखते ना, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता, देश का राष्ट्रपति बन जाता। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि इस घमंड को, गांधी जी के इस घमंड को किसने तोड़ा था? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। 1939 में कौन सा अधिवेशन है? 1939 की बात कर रहा हूं भाई, तुक्के मत मारो यार। किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के, ध्यान रखना, प्रतिनिधित्व है, जिसका नाम क्या था? भाई गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधित्व खड़ा कर किया था, है ना। देखो, रिवीजन नहीं करोगे तो इतिहास और जीके कोई याद नहीं होगा। ध्यान रखना, रिवीजन जरूरी है। अरे लाहौर अधिवेशन तो 1929 में हुआ था भाई। कौन सा अधिवेशन है? त्रिपुरा अधिवेशन।
भाई मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी है ना, दुर्भाग्य की बात है आप वापस पढ़ते नहीं हो। हफ्ते में एक बार तो पूरा रिवीजन होना चाहिए, तो ये चीजें याद रहेगी। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन पढ़ा है क्या आपने? पट्टाभी सीतारमैया, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव हरा दिया था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे। गांधी जी ने कहा है कि भाई किसको बनाएंगे, सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाएंगे अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा। पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी, ध्यान रखना, जिसका प्रचार कौन करे थे? गांधी जी। और सुभाष चंद्र बोस कई मतों से जीत जाते हैं, ठीक है ना। फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी की स्थापना करते हैं, आजाद हिंद फौज, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1947 में जब अंतरिम सरकार थी उसमें यह मतभेद हो गया था, और गांधी जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नेहरू जी। क्योंकि नेहरू जी उस समय, एक देखा जाए तो नेहरू जी को विदेश नीति का ज्ञान था, और यदि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो ये कहाँ पीओके वाली समस्या नहीं रहती। ये बात तो है ना। ये जो अभी वर्तमान में जो आतंकवादी, ये घुसपैठ वाली, ये सीमा विवाद है ना, ये समस्या दूर हो जाती थी, ये तो बात फिक्स है। लेकिन यदि अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री नहीं होते तो आप अभी वर्तमान में भारत देख रहे हो ना, ऐसा भारत नहीं रहता। क्योंकि भारत के कई रियासत ऐसी थी, 3-4 रियासत है, जिन्होंने कहा कि हम भारत के साथ में शामिल नहीं होंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है ना। तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो लिखना, 1 नंबर पे लिखना भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यार आप पढ़ते नहीं हो ना, रियल बात है ये तो। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर के 1964 तक, जिसका कार्यकाल भाई लिखना चाहो तो लिख देना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964। अब मेरी बात सुनो, कार्यकाल को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। 1947 से लेकर के 1952 तक, 1952 तक ध्यान रखना, ये तो है अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार का कार्यकाल है। उसके बाद में 1952 से लेकर के 1964 तक है, ये तो लोकसभा यानी स्थायी रूप से सरकार का कार्यकाल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कहीं पर आपको मिले 1952 से लेकर के 1964 तक कार्यकाल, लेकिन उसको काट करके सही कर लेना, 1947 से लेकर के 1964 तक ये रहते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। बेसिक बातें लिख देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कोई नया स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है, फिर भी भाई लिख देना, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम है पीएम, इसमें लिख देना प्रथम है विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है ना, विदेश मंत्री। उसके बाद में बात करें तो भारत के विदेश नीति के जनक, भारत के विदेश नीति के जनक, विदेश नीति के जनक, विदेश नीति के जनक, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट लिखना एशियाई खेलों के जनक, एशियाई खेलों के जनक, पंचवर्षीय योजना का जनक,
पंचवर्षीय योजना के जनक, योजना के जनक, है ना। सीधे परफेक्ट आंकड़े हैं, इनको याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, मुझे डेट कौन बताएगा कि भाई चीन के साथ में पंचशील समझौता हुआ है? डेट पूछ ले तो वेरी गुड, 9 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता। तो इसको भाई इंपोर्टेंट करके लिखना है ना। 9 अप्रैल, भाई डेट भी पूछी जा सकती है। 1954 में पंचशील समझौता, पंचशील समझौता किसके साथ में? भारत चीन, भारत है वह चीन, ध्यान रखना। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। पड़ोसी देश था भारत के चीन। भारत ने कहा है कि हमारा पहला उद्देश्य रहेगा कि पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या करे, है ना, इंसान कितनी देर तक सहन कर सकता है। अब ये क्लास चल रही है, 1 घंटे की क्लास है। अब आप अनुशासन से नहीं बैठोगे, अनुशासन भंग करते रहोगे, बार बार बात करोगे, मैं रोकूंगा, 1 बार रोकूंगा, 2 बार रोकूंगा, 20 मिनट में वेट करूंगा, उसके बाद में मेरी भी सहन शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो भारत ने ध्यान रखना, भारत का एक ही उद्देश्य था कि भारत से अलग एक देश बन गया था पाकिस्तान। फिर भी भारत का उद्देश्य था कि पाकिस्तान के साथ में भी हमारे संबंध क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, कि भाई अपना है और क्या है। कल परसों तो भारत का ही भाग था और उसके बाद में देश बन गया। अब 1954 में एक नारा लगाया गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन चीन ये चाह रहा था कि चीन के ऊपर सीमा किसकी लगती है? रूस की लगती है, नहीं लगती है? देखो ये बात है, ये चीन है ना, ये चीन है। इस चीन के ऊपर यहां पर है रूस, यहां पर है मंगोलिया, दोनों ही चीन के दुश्मन है। अब चीन को लगा कि भारत के साथ में संबंध अच्छे रखेंगे तो भारत किसका सपोर्ट करेंगे? हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन 1962 में अब चीन को लालच आ गया कि जो ये चीन, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मेक मोहन रेखा, उस पर कुछ विवाद हो गया था और भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था। और इस युद्ध की वजह से आज तक भारत और चीन के बीच में संबंध है, जैसे भारत और पाकिस्तान के वैसे भारत और चीन के, ठीक है ना। बाकी भारत के पड़ोसी देश एक तो नेपाल है, आपको पता है कि 7 पड़ोसी देश है भारत के, और एक जलीय सीमा वाला देश है ना, श्रीलंका। अब श्रीलंका के पास में तो कुछ है नहीं, भारत से लेके जाता है। बांग्लादेश के पास में क्या है? म्यांमार के पास में क्या है? नेपाल, भूटान, इनके पास में क्या है? पाकिस्तान। अब भाई चीन है तो चीन के साथ में प्रारंभ में समझौते अच्छे थे, लेकिन उसके बाद में दोनों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के मतभेद हो गए थे। तो यहां पर नारा लगाया गया, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन की तरफ से चीन के राष्ट्रपति कौन थे? चाउ एन लाई, चिम चाउ एन लाई, है ना, नाम ऐसा है भाई। दोनों के बीच में समझौता होता है कि भाई हम क्या करेंगे, 5 वस्तुओं के साथ में ध्यान रखना। एक तो विदेश नीति मजबूत करेंगे, 5 बातों को लेकर के समझौता हुआ, इसलिए से पंचशील समझौता कहा जाता है, ठीक है ना। कि भाई आपस में विवाद नहीं करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, आंतरिक शांति रखेंगे, अशांति नहीं रखेंगे, आंतरिक शांति रखेंगे और सहयोग करेंगे एक दूसरे का। लेकिन चीन ने ध्यान रखना, चीन ने 1962 में भारत पे अटैक कर दिया था। अब उस समय हम क्या चाह रहे थे कि भाई हमारा भाई है, लेकिन ये छोटी छोटी आंखों वाले है ना, ये मिश्रित एक जनजाति है, ध्यान रखना, चीनी, ये मूल रूप से चीन के नहीं है। भाई चीन क्या है? चीन आज तक, चीन के बारे में बात करें तो हमारे ऐसे ऐसे राजस्थान के शासक थे या भारत के ऐसे शासक थे, इतिहास के बारे में बात करें, जिनका मन हो गया ना उस दिन जाकर के चीन को लूट के लेके आ जाते थे, है ना। चीन की इतनी औकात नहीं है। लेकिन 1962 में प्रधानमंत्री जी ने गलती कर ली थी, उसी वजह से नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि चीन के साथ में हम युद्ध ना करके शांति स्थापित कर दे, लेकिन चीन चाह रहा था कि हमारे साथ में युद्ध हो जाए। प्रधानमंत्री कहां चले जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और उस समय हमारे पास में एयरफोर्स था और हमारे पास में हमारी सेना इतनी मजबूत थी कि 30 मिनट का युद्ध था। लेकिन फिर भी चीन को लगा
चीन को लगा कि भारत सरकार ने अभी तक सेना को छूट नहीं दी है, यदि सेना को छूट देंगे तो हमें इस युद्ध में हार जाएंगे। और फिर ध्यान रखना, युद्ध की घोषणा चीन करता है, युद्ध को विराम भी कौन देता है? चीन। चीन को पता चल गया कि इनके पास में एयरफोर्स है, 20-25 मिनट लगेंगे, पूरे चीन को नष्ट कर देंगे। तो चीन ने ही युद्ध विराम को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया कि भाई अब युद्ध नहीं करेंगे। बच्चों एक ध्यान रखना, एक आंदोलन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक, निरपेक्ष आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक। अब मुझे बताओ ये गुट निरपेक्ष क्या है? मेरी बात सुनो, 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अरे समझ ले भाई, तुम भाग रहा है बाहर, है ना, बोर्ड पे ध्यान दे, फिर समझ में आएगा। जीके फिर कैसे आएगा? तो तेरी आत्मा तो भटक रही है, वो गली में फिरते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? गिंडूरिये, सुअर, है ना। तो एकदम भाई एक्टिव रहो, बोर्ड पे ध्यान दो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ये गुट निरपेक्ष क्या है मैं इसको समझा रहा हूं, आप भूलोगे नहीं। इसलिए देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूं तो टाइम भी कम लगेगा, लेकिन चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तो सभी चीजें रट नहीं सकते हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? नेहरू जी। अब गुट निरपेक्ष क्या है ये समझ लो। 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो विश्व 2 भागों में बंट जाता है। विश्व कितने भागों में बंट जाता है? 2। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? रूस। शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है 1945 से लेकर के 1992 तक शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। और इस शीत युद्ध दौर में देश आजाद होता है हमारा, तो भारत ने अपने साथ हुए जो आजाद देश है उनको लेकर के उन्होंने कहा कि हमें क्या करेंगे? गुट निरपेक्ष रहेंगे, हमें किसी के साथ में नहीं मिलेंगे, हम दोनों के साथ में है भाई। सही बात के बारे में हाँ करेंगे और गलत बात के बारे में ना करेंगे। हम सभी देश के साथ में हैं, हम किसी भी गुट के साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक, ठीक है ना। और उसके बाद में लिख देना 1962 में चीन के साथ में युद्ध। चीन के साथ में युद्ध। मुझे बताओ 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ नहीं भाई? 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ, उस समय राष्ट्रपति कौन था भारत का? हाँ खड़ा हो। 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ आवाज आनी चाहिए। अरे आवाज नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिखे नहीं तूने? नोट्स बना रहा है? बना रहा है? कितनी बार पढ़ा है? कितनी बार पढ़ा है इसको? नीचे बैठो। 1962 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर क्या होता है 1962 में? कहते हैं कि अपनों ने लूटा गैरों में का दम था, है ना। एक कहावत है ना, एक डायलॉग भी है फिल्म का कि अपनों ने लूटा गैरों में का दम था, है? हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पर है पानी अधिक था, है ना। किश्ती को घमंड आ गया था कि पानी की गहराई को मापता हूं मैं, है ना। मेरी किश्ती कहीं पर नहीं डूबेगी, गहरा पानी आ जाता है वहां पे वो डूब जाती है, और फिर बाहर निकलता है तो जहां पर पानी कम होता है वहां पर भी डूब जाता है। तो उसका घमंड टूट गया। नेहरू जी का घमंड था कि चीन वाले हमारे भाई है, लेकिन ये छोटी वाले आंखें वाले है ना, ये कभी भी धोखा कर सकते हैं ना। जिसकी आंखें छोटी है ना वो धोखेबाज होते हैं, ध्यान रखना। फिर इस टेंशन में
नेहरू जी ध्यान रखना, नेहरू जी दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि भाई विश्वासघात हो गया है ना। फिर 1964 में नेहरू जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है ना। और ध्यान रखना उसके बाद में बात करें तो 1964 में मृत्यु, मृत्यु पद पे रहते हुए मृत्यु, वे मृत्यु, ठीक है ना। इसको लिख लो भाई, लिख लिया ना, वेरी गुड। फिर बात करें तो फिर अब पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई है तो अब नया प्रधानमंत्री बनेगा, है ना भाई। एक लाइन वो लिख देना, सर्वाधिक कार्यकाल, है ना, ये भी लिख देना सर्वाधिक कार्यकाल, कार्यकाल। विनोद बेटा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समय करेगा काम, है ना ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री है, सर्वाधिक कार्यकाल। अब प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट लिखना नोट, नोट। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ध्यान रखना ये कब बनते हैं, 1964 से लेकर के 1964 में ही, ध्यान रखना 1964 में ही इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने बनाया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, सेकंड प्रधानमंत्री, 2 नंबर पे लिखना लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भाई, ये 3 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पे ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखना। ठीक है ना, 1964 से 1964 में ये ध्यान रखना, कुछ 2-3 महीने के लिए बनते हैं, ध्यान रखना 2 या 3 है ना। उसके बाद में बात करें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, युद्ध। अब इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी। कब, 1965 में, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करें, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, इनकलाब का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। करो या मरो का नारा, है ना। उसके बाद में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ये प्रमुख नारे, ये स्टैटिक जीके के है, ध्यान रखना। स्टैटिक जीके में इनके बारे में बात और करेंगे, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी, कारगिल युद्ध के समय, कारगिल युद्ध के समय, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बात करें तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की वजह से ही लाल बहादुर शास्त्री जी की हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो जाती है, ध्यान रखना। हमारी सेना, इसको खोल दे भाई, इसको खोल दे, हो जाएगा, है ना। मेरी बात सुनो, आप बंद कर दे तो वापिस, और क्या है, उमस हो रही है लग रहा है। अब मेरी बात सुनो, 1965 में
भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, हमारी सेना पहुंच जाती है लाहौर तक। पाकिस्तान के आधे भाग पर कब्जा कर लिया था हमारी सेना ने। और उस समय विश्व बैंक के मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है। उज्बेकिस्तान में एक स्थान है ताशकंद। ताशकंद समझौता कब होता है? 10 जनवरी 1967 को। और इस समझौते में ध्यान रखना, यह निर्णय लिया गया कि जो भारत ने पाकिस्तान की सीमा पे कब्जा किया है, भूभाग पे कब्जा किया है, वो पुनः पाकिस्तान को लौटाना पड़ेगा। इसी कारण अगले दिन ताशकंद में ही ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा कि यदि उस समय मैं पीओके मांग लेता पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को मजबूरन पीओके देना पड़ता भारत को वापिस। हृदय गति रुकने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है भारत से बाहर। कहाँ पे होती है? ताशकंद, ठीक है ना। और ये पहले प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे? भारत से बाहर होती है, ध्यान रखना। पहले व्यक्ति, ध्यान रखना, प्रथम व्यक्ति जिन्हें मृत्यु के बाद में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित है किया गया। ध्यान रखना, ये 3-4 लाइनें आपको लिखनी है भाई। नेक्स्ट लिखना ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, मेरी बात सुनो, किसके बीच में हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता। लिख देना भारत पाकिस्तान, भारत है पाक। कब हुआ है? पाक 10 जनवरी, डेट लिख देना भाई, जनवरी 1967, ठीक है ना। अब ये ताशकंद समझौता कहां पे हुआ है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का एक स्थान है, स्थान का नाम है ताशकंद, ठीक है ना। इस शहर में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान, जिनकी कार्यकाल के दौरान विदेश में मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान विदेश में मृत्यु हुई, मृत्यु हुई, ठीक है ना भाई। समझौते की वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। हाँ हाँ, अब मेरी बात सुनो, समझौते की वजह से इनकी हृदय गति रुक गई भाई। समझना, इस समय क्या हुआ कि ये पाकिस्तान है, इसको मैं एक समझा देता हूं थोड़ा बहुत। 1965 का युद्ध हुआ है ना। ये पाकिस्तान है, ये भारत है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। हमारी सेना यहां तक पहुंच गई थी, यहां तक कब्जा कर लिया था, यहां तक सेना ने 1965 के युद्ध में। फिर पाकिस्तान चिल्लाते चिल्लाते कहां गया था? अमेरिका के पास में, यूएसए के पास में पाकिस्तान जाता है। अब विश्व बैंक की मध्यस्थता से, ध्यान रखना, विश्व बैंक की मध्यस्थता से, विश्व बैंक है जो अन्य देश है उनको क्या देते, जो गरीब देश है उनको क्या देते हैं? लोन देते हैं। तो इस बैंक की मध्यस्थता से, ध्यान रखना, एक उज्बेकिस्तान में स्थान है ताशकंद। यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है 10 जनवरी 1967 को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस समझौते के तहत ये निर्णय लिया गया कि भाई भारत ने अवैध रूप से पाकिस्तान की सीमा पे क्या कर लिया? अतिक्रमण कर लिया है। तो भारत को वापस से अपनी सेना हटानी पड़ेगी और वापस पुनः वो 0 लाइन डिग्री ही क्या रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी। अब उस समय ध्यान रखना, जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, ये पीओके, ये भारत का ही भाग था पहले,
जब देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान ने ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के जो इस पीओके क्षेत्र पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है कि जो मैंने ये पीओके नहीं मांगा है, पीओके नहीं मांगा, यदि पीओके मांग लेता तो पाकिस्तान की ये मजबूरी थी, क्योंकि इतना क्षेत्रफल भारत के पास में था। मैं देश को जवाब क्या दूंगा भाई, वापिस देश में जाकर के, है ना, मीडिया के सामने मीडिया वाले सवाल तो पूछेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, है ना, उसमें मैं जवाब क्या दूंगा कि भाई सीमा पीओके आपने क्यों नहीं मांगा, हमारे पास में इतना भूभाग आ गया तो आपने वापिस समझौते कहते हैं तो वापिस आपने क्यों दिया पाकिस्तान को। तब ये किसान वर्ग से था, ईमानदार आदमी था, है ना, जिसकी हाइट मात्र लगभग 4 फीट थी या 4.5 फीट, और अब ज़्यादा सोच लिया कि भाई मैंने देश के साथ में क्या कर लिया है, गद्दारी कर लिया, मैं देश मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो टेंशन ज़्यादा हो गई और हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो जाती है वहाँ पर ताशकंद में ही, ठीक है ना। फिर वापस गुलजारी लाल नंदा जी तैयार है ना। नेहरू जी की मृत्यु हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। नंदा जी ने कहा आओ वेलकम, मैं तैयार हूं। तो फिर वापस दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, गुलजारी लाल नंदा। भाई एक लाइन और लिख देना, प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया मृत्यु के बाद में, प्रथम व्यक्ति जिन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया। अब मेरी बात सुनो, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1954 में। कब हुई है, 1954 में। ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। अब जब पुरस्कार की शुरुआत की गई तो उस समय यह प्रावधान था कि जीवित व्यक्ति को ही क्या देंगे, भारत रत्न पुरस्कार देंगे। लेकिन 1965 में यह प्रावधान कर दिया कि भाई मरने के बाद में भी क्या दे सकते हैं, भारत रत्न पुरस्कार दे सकते हैं। ध्यान रखना, शुरुआत की उस समय कहा है कि जीवित व्यक्ति को ही पुरस्कार देंगे, लेकिन 1965 में 1965 में यह प्रावधान कर दिया कि मृत्यु के बाद में भी भारत रत्न पुरस्कार दे सकते हैं। और पहला कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। अब नेक्स्ट लिखना भाई, टाइम हो गया, अंतिम लाइन लिखते हैं। फिर प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं, दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार क्या बन जाते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भाई 11 जनवरी से 1967 से 24 जनवरी, 11 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में, ठीक है ना। फिर प्रधानमंत्री कौन बन जाती है, इंदिरा गांधी, है ना। ये दूसरी बार बनते ना गुलजारी लाल नंदा। भाई 11 जनवरी की मृत्यु होती है ना। 11 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी लिखने की आवश्यकता नहीं है 1967 में, है ना। लगभग ये कितने दिन, 13 दिन तक के लिए क्या बनते, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते। तो बच्चों आज इस क्लास को यहीं देते विराम, कल की क्लास में और बात करेंगे अन्य प्रधानमंत्री के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।